Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सबको ऑडियो क्लियर है ना? जी सर। हाँ सर। यस ठीक। कोई भी दिक्कत ऑडियो में तो उसी समय बताइएगा, ठीक है? आप तो ओरली Okay. बोल ठीक है, सकते हैं सर। या कर देना, ठीक है? थोड़ा सा क्योंकि वो जानते ही हो ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो जाता है बीच में, तो आप बताइएगा। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, क्या हुआ था तुम लोगों का? ये ऑफ नहीं नोट्स, यस नोट्स हुआ था ना लास्ट क्लास में? ठीक हम लोग नए हैं सर। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, आज से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सब दिन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा अभी, राइट? तो टुडेस टॉपिक इज, ये देखेंगे फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आज शुरू करेंगे फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है? फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स। फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, वो देखेंगे। गवर्न्ड बाय थ्री रूल्स, ठीक है? फर्स्ट इज द ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। पहला है तुम्हारा, फर्स्ट इज द ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। फर्स्ट इज द ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ठीक है? तो किस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, वो गवर्न होता है थ्री रूल से। उसमें फर्स्ट है ऑफ-बॉ, सेकंड है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड प्रिंसिपल इज द ये आपका हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है? ये तीन रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें होता है वो सब चीजें। तो शुरू करिएगा ऑफ-बॉ रूल, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ये आपके डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स थे या सबसेल हम बोल सकते हैं, डिफरेंट सबसेल की एनर्जी के बारे में बोलेगा कि किस सबसेल या कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, राइट? तो ये कैसे बोलेंगे? तो ये बोलते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जहां पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज स्मॉल। अगर इसका वैल्यू कम हो, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, या लेस, ठीक है, अगर लेस हो, राइट, देन दैट ऑर्बिटल विल बी लोअर एनर्जी सबसेल। तो वो जो सबसेल होगा लोअर एनर्जी का सबसेल होगा। सबसेल का मतलब 1s 2s 2p 2p, तीन बॉक्स का सेट, 2px 2py 2pz। वैसे ही 3d 5 बॉक्स का सेट, 3 जो भी है, तो उनमें हम n प्लस एल से डिसाइड करते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम। तो n प्लस एल के अकॉर्डिंग n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एंड l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम आए तो वो सबसेल की एनर्जी कम होगी, और जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है उसके लिए आपके सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि दो सबसेल का एनर्जी सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है? तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर दोनों सबसेल का एनर्जी ये n प्लस एल सेम आ जाए, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है, ध्यान से सुनना, जिसके लिए अगर दोनों की वैल्यू n प्लस एल का सम अगर सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो जिसके लिए n की वैल्यू लेस होगी वो कम एनर्जी का होगा उस दोनों में। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज इक्वल, इज सेम, ठीक है, इक्वल हो, राइट, देन, तो उस केस में देन लोअर वैल्यू ऑफ n
अगर n की वैल्यू कम होगा देन लेस लोअर एनर्जी का वो सबसेल होगा। ठीक है, लोअर एनर्जी सबसेल, थोड़ा ये ध्यान से समझना ये टर्म को। तो सबसे पहले हम n+8 से डिसाइड करेंगे, जिसके लिए n+8 इक्वल आ जाए उन दोनों में जिसका हम देखेंगे किसका n कम है, जिसका n कम है उसका एनर्जी कम होगा, वो लिखा गया है यहाँ पर लास्ट में लिखा है सबसेल। ये जो पॉइंट्स है दो ही पॉइंट्स है, इस दोनों को पहले क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले है आपका ऑफ, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जर्मन वर्ड है। तो जर्मन वर्ड, चूंकि जर्मनी वालों ने पहली बार इसको एक्सप्लेन किया था, तो अपने मतलब कंट्री के लैंग्वेज के नाम पे इसका नाम दिया था ऑफ बॉब प्रिंसिपल। इसका मतलब जर्मन में होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और कुछ नहीं मतलब है। ऑफ बॉब का जर्मन में मीनिंग होता है इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को बताएगा कि कौन से सबसेल की एनर्जी कम है, किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है, राइट। जिसके लिए n+l कम होगा वो सबसेल की एनर्जी लेस होगी, और जिसके लिए n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर दो सबसेल का n+l इक्वल आ गया तो उस दोनों में जिसका n कम होगा वो कम एनर्जी का होगा। एज फॉर एग्जाम्पल जितनी भी बातें लिखे हैं हम एक छोटी सी प्रॉब्लम से समझेंगे। ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में एक बना दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंट सबसेल। ठीक है, सबसेल हम लिख रहे हैं, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ n+l। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ n+l निकालना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट सेल पे एक ही सबसेल होगा, कौन सा, 1s। सेकंड सेल पे दो टाइप के सबसेल, कौन कौन से, 2s और 2p। ठीक है, ये सब लोग को पता है 2p 2 टाइप का, जो आज नए हैं वो समझते चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा 2s 2p। उसके बाद थर्ड सेल पे 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, 3s। उसके बाद कौन सा होता है, 3p, एंड देन 6 इज 3d, राइट ना। तो 3s 3p 3d ये थर्ड पे। उसके बाद इधर लिख देते हैं 7 है तुम्हारा, कौन सा, फोर्थ पे। तो फोर्थ पे 4 टाइप का, कौन कौन सा, तो 4s। उसके बाद क्या करेंगे, 4p, देन 4d, और लास्ट में है 4f। ठीक है ना। 1 पे 1 टाइप का 1s, 2 पे 2 टाइप का 2s 2p, 3 पे 3 टाइप का 3s 3p 3d, 4 पे 4 टाइप का 4s 4p 4d 4f। सबसे पहले आपको इनका n+l निकालना है, और लास्ट में क्या करना है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अरेंज एबव ऑर्बिटल, अरेंज एबव सबसेल, ऐसे लिखना है, एबव सबसेल। ठीक है, एबव सबसेल इन इंक्रीजिंग एनर्जी। ऊपर में जो भी सबसेल दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस में ही लिखा है मैंने, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4 पे 4 टाइप का 4s 4p 4d, और लास्ट में 4f। करेक्ट। क्वेश्चन सब लोग जल्दी से लिख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन है पूरा का सेट में, और लास्ट में हमको अरेंज कर देना किसका एनर्जी कम है किसका एनर्जी ज्यादा है, ऐसे कर। ठीक है, मैं 2 कर देता हूं, जो आज नए स्टूडेंट है। एक्चुअली n दिखा ही होता है, जो भी शुरू में डिजिट लिखा हुआ दिख रहा है वो n है, स्मॉल n। सपोज इसका स्मॉल n मैं 5 और आपको 9 करके दिखा दे रहा हूँ, जो भी आज के स्टूडेंट है, n लिखा ही होता है। ठीक है, तो n कितना होगा, 3, और तुमको l केवल डिकोड करना होगा। l कैसे डिकोड करोगे, तो s के लिए l जो होता है s ऑर्बिटल के लिए, या s सबसेल के लिए l 0, p के लिए l देंगे 1, d के लिए l देंगे क्या, 2, और f के लिए l देंगे 3, ऐसे करके। तो SPDF को का L आपको यहां से दिखना होगा, और N लिखा होता है। तो N कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखेंगे जिसका क्लास छूटा हुआ है, जो आज आए हैं, N इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 1, राइट ना। अब N+L करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, मतलब इसका N+L 4 है। वैसे यहाँ पे देखो, ये N कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू 4, एंड L कितना होगा, D है, तो L इज 2, दैट इज 4 + 2 इज इक्वल टू 6। ऐसे करके तुमको सबका n+l निकालना है, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा सबसे कम एनर्जी का होगा, और जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर दो n+l सेम आ जाए तो जिसका n कम होगा उसमें उसकी एनर्जी होगी। चलिए करिए, तो जो भी समझ में आ रहा है लिखते चलिए, क्योंकि जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक पता नहीं चलेगा आपको।
सर हाँ बोलो। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओहो, मतलब सबके साथ आपका सिग्नल रेड दिखा रहा है ना। नहीं, सबको प्रॉब्लम हो रही क्या स्क्रीन में? नहीं सर, पता नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। सर दिख रहा है। अपना वीडियो एक बार ऑफ करके ऑन कर लो। ठीक है नेट का सर। तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है? एक बार वीडियो ऑफ कर दो फिर वीडियो को ऑन कर दो, तो वो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। वो नेट का प्रॉब्लम, सिग्नल का प्रॉब्लम होगा तुम्हारी तरफ। कोई भी दिक्कत होगा तो बोलना, नहीं तो ना ऐसे बैठे मत रहना चुपचाप, क्योंकि ये वर्चुअल है ना हर चीज, इसलिए जब तक बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझे। आंसर हो जाए तो बताइएगा लास्ट में। ये आंसर बताना है। हो गया सर। सर हो गई। हो गए सर। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मिलाना तो, नहीं तो हल्ला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा तो क्या की हो इसमें, 1 + 0 = 1। इसमें क्या किया आपने, 2 + 0 = 2। सब कुछ समझ में आ रहा, NL। इसमें क्या किया आपने, 2 + 1 = 3। इसमें क्या किया आपने, 3 + 0 = 3। ये है आपका 3 + 1 = 4। Here 3 + 2 = 5। Then after this 4 + 0 = 4. Then 4 + 1 = 5. And the last one is the 4 + 3 = 7। ठीक है, अब क्या बोला, जिसका n + l कम हो, तो सबसे कम किसका है, 1s का। इसका मतलब है आपने आंसर क्या लिखा है कि 1s की एनर्जी जो होगी वो सबसे लिस्ट होगी। सही है ना। अब 2, उसके बाद 2 वाला, इसके बाद किसकी एनर्जी होगी, दैट इज, इसको हटाई देता हूं, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 1s का। उसके बाद क्या होगा, 2s। उसके बाद देखिए 3, ये दोनों में सेम आ गया ना, n + l, मतलब 2p और 3s में सेम आ गया है। तो ये जब सेम आ जाए तो जिसका n कम रहे, n कम किसका है, 2p का, इसका मतलब ये होगा 2p और ये हो जाएगा 3s। तो ये 3 वाला है। अब 4 वाला कौन कौन सा होगा, तो 4th का होगा 5 और 7। इस दोनों का देखो 4 है, इसका मतलब है कि इस दोनों की एनर्जी कम है और इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब इस दोनों में कम किसका है, तो जिसका n कम है, n कम कौन किसका है, 3p का। इसका मतलब कौन सा होगा, 3p और उसके बाद होगा 4s। तो 4 वाला भी अरेंज कर दिया। अब आएगा 5 वाला, ये दोनों, इस दोनों में कम किसका होगा, तो जिसका n कम है, इसका मतलब 3d और उसके बाद 4p। ठीक है, और लास्ट में कौन सा होगा, 4d और फाइनली 4f। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये जो डिसाइड हम जो भी करते हैं वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं कि 1s में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, तब 3s में जाएगा। मतलब कम एनर्जी वाला पहले बढ़ेगा और जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगी सबसे की, उसके बाद उसकी फिलिंग होगी। तो सबसे पहले 1s बढ़ेगा, उसके बाद 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 4d एंड लास्ट में 4s। सबका ठीक है, करेक्ट है, चेक कर दीजिएगा आंसर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है वेरी सर। गुड। ठीक है सर। राइट, तो हमने देखा कि किस तरह से ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार n + l निकालें एग्जाम में और उसको अरेंज करें फिर इलेक्ट्रॉन को डालें, इतना टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए क्या किया गया है, ऑब्बॉ के एक डायग्राम खींचा गया है, एक ट्रिक बनाया गया है। उस ट्रिक से ये ऑर्डर आपको इजिली, मतलब ये सब करने की जरूरत होगी नहीं कि आप सबका n + l निकालते रहिए और बनाते जाइए। वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक से आपको ये ऑर्डर इजिली पता चल जाएगा कि कौन सा और सबसेल पहले भरेगा, कि कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा और किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। उस ट्रिक को बोलते हैं ऑफबाउ डायग्राम, उसके नाम से जानते हैं। मतलब एग्जाम में अगर आ गया तुमको सपोज कॉन्फ़िगरेशन लिखने, तो आप ये सबसेल ऐसे निकालेंगे नहीं। हमने n + l निकाला कि अगर एक एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों बोला जाए 3s और 5d में बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा कम है, तब आप n + l लगा लगा के कर सकते हैं। इसी का शॉर्टकट बनाया गया है और उसको बोलते हैं ऑफबाउ डायग्राम। ऑफबाउ डायग्राम कैसे आप एग्जाम में प्लॉट कर देंगे, मतलब तुरंत विदिन मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी नीड नहीं होगी। तो क्या इसमें करते हैं, सबसे पहले क्या करना, 1 पे 1 टाइप का कौन सा होता है, 1s। फिर 2 पे 2 टाइप का कौन कौन सा होगा, 2s और 2p, ये तो सबको पता है अभी तक में। 3 पे 3 टाइप का सबसेल कौन कौन सा, 3s, फिर 3p, फिर 3d। 4 पे 4 टाइप का बच्चों कौन कौन सा, 4s, देन 4p, देन 4d एंड द लास्ट वन इज द 4f। सिमिलरली 5 पे 5 टाइप का 5s, 5p, 5d, 5f एंड फाइनली
5G, तो आपसे जी में इलेक्ट्रॉन जाने की नौबत नहीं आती क्योंकि उतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं है अभी तक। लेकिन इमेजनरी हमने लिया है कि 5G है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बच्चों अगर जी ऑर्बिटल हैं तो वो जी सब सेल है तो वो कौन से ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा, तो हम क्या बोलेंगे फिफ्थ सेल से कौन से सब सेल से स्टार्ट होगा, तो फिफ्थ सेल से स्टार्ट होगा। तो उसी तरह से 6 पे क्या करेंगे, 6s 6p 6d 6f 6g और 6h वैसे चला जाएगा, राइट, वहां तक नौबत नहीं आएगी। तो 1 पे 1 टाइप का 1s, 2 पे 2 टाइप का 2s 2 पे, 3 पे 3 टाइप का 3s 3p 3d, 4 पे 4 टाइप का 4s 4p 4d 4f, 5 पे 5 टाइप का 6 पे 6 टाइप का। आप एग्जाम में जल्दी से ये खींच लेंगे, उसके बाद एरो लगाते चलेंगे। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना है 1s पे, डायगोनल एरो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरना है तुमको 2s में, उसके बाद डायगोनली हम मार्क करते जाएंगे। मतलब उसके बाद क्या होगा, 2p में भरेगा, उसके बाद 3s में भरेगा, उसके बाद अगर डायगोनली मार्क करेंगे तो यहाँ से यहाँ, मतलब ऐसे करते ऐसे ऐसे आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1s, ठीक है ना, उसके बाद 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s। उसके बाद 4s के बाद एरो कहां से कहां आएगा, यहाँ से डायगोनल ऐसे चलेगा। मतलब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 3d में, तब आएगा 4p में, तब आएगा 5s में। आप n+l के अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, सारा करेक्ट है। उसके बाद 4s में जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके बाद का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 4d। मतलब एरो कैसे लगेगा अपना, ऐसे लगेगा, मतलब 4d देन 5p देन 6s। उसके बाद का इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, वो ये वाला, राइट। तो यहाँ तक, जब यहाँ तक आप आइएगा तो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर है सब पूरा फुल हो जाता है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो वो आपके सामने वहां है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा।
तो ये है आपका आउटबाउंड डायग्राम। हमने जो वो सॉल्व किया था उसको ट्रिक से ये लगा दिया है 1s 2s 2p 3s, राइट। तो इसी सीक्वेंस में अपना डिफरेंट सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर देना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये सबका क्लियर है आउटबाउंड डायग्राम? इसको जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए सब लोग। सर हाँ बोलो। जो 5G 6 पे वहाँ पे नहीं हुआ क्या? नहीं, अभी तक मतलब अगर इमेजिन कर सकते हैं, अभी तक उतना एटम डिस्कवर नहीं है कि 5G तक इलेक्ट्रॉन जाना पड़े। हाँ, एक इमेजिन कर सकते हैं कि कल के डेट में अगर डिस्कवरी हुई आगे एटम का, तो फिर मतलब ये भी चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, तब चलेगा। लेकिन है। अभी तक यहाँ तक आने की वो नहीं आई है कंडीशन, मतलब उतने एलिमेंट भी तो चाहिए। इतने तक में बहुत ज्यादा एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। एक इमेजनरी फॉलो करा रहे हैं, समझे। लेकिन एग्जाम में ना पूछ देता है कि 5G ऑर्बिटल है तो बताओ कौन से सेल पे होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ताकि एग्जाम में अगर दिखे ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे सर हमने तो 5G कहीं देखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ नोट कर दिया है। उसी तरह से एच भी तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे इमेजिन कर करके क्वेश्चन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये है आपका आउटबाउंड डायग्राम। इसको ड्रॉ कर दीजिएगा सब लोग। ड्रॉ किया हुआ हो जाए तो बोलिएगा। हो गए सर? हो गया ना? ठीक है, हो गया। ठीक है। नाउ सेकंड इज द, फर्स्ट इज द आउटबाउंड प्रिंसिपल, देन सेकंड इज द हुंस रूल। सेकंड दीजिएगा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सेकंड में दीजिएगा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या होता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? तो इसमें क्या बोलता है कि जब भी जैसे सबसेल आया, जैसे पी सबसेल, अब पी सबसेल में हमको पता है कि पी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होंगे। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब पी एक्स, पी वाई, पी जेड में जो एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो किस तरह से बढ़ेगा, इसके बारे में बोलेगा हुंस रूल। तो इसमें लिखेंगे इन डिजेनरेट ऑर्बिटल, इन डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी का, इक्वल एनर्जी का। इन डिजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। इन डिजेनरेट ऑर्बिटल filling of electron occurs in such a way that its spin multiplicity ठीक है, its spin multiplicity will be maximum, ठीक है, will be maximum, right। तो in degenerate orbital filling of electron occurs in such a way that its spin multiplicity will be maximum, ठीक है। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब ये क्या है हुंस रूल? हुंस साइंटिस्ट का नाम है। अब इसको समझिए, पहले ये लिख लीजिए नाम, इन डिजेनरेट ऑर्बिटल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs in such a way that its spin multiplicity will be maximum। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ठीक है, करेक्ट है ना? तो ये क्या बोलते हैं इसको, देखिए सबने लिख लिया, स्टेटमेंट लिख लिया ना? यस सर। ठीक हाँ है, सर, हो गया। यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
तो सबसे पहले है अपना हुंस रूल। हुंस तो साइंटिस्ट का नाम है। एक टर्म है तुम्हारे सामने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिख दिया इट्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम। तो इसको आप ऐसे समझो कि एस में कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रॉन भरने का। अगर पी ऑर्बिटल की बात करें, एग्जांपल में सपोज बोले p3 ऑर्बिट, p3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कोई भी इसे 2p3 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बोल दिया, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट है ना। अगर तुमको 2p3 या p3 ही लिखो, p3 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा है, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे, पॉसिबिलिटी हमको देखना है, पॉसिबल पॉसिबिलिटी। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो कैसे कैसे होगा ये देखिए। तो एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी ए, p3 कैसा हो सकता है, ये कैसे भर सकता है, मतलब जहां पे px py pz 3 तो रहेगा, ये कैसे रह सकता है 1 2 3, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी कैसे रह सकता है, ये ऐसे भी तो रह सकता है 1 2 3, ये भी रह सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी कैसे रह सकता है, ये ऐसे भी रह सकता है, जितनी भी पॉसिबिलिटी आप लगा सकती हैं। एक ऐसे भी रह सकता है, कैसे 1 2 3, ऐसे भी रह सकता है। डी, डी कैसे रह सकता है आपका, डी अनदर मल्टीप्लिसिटी हो सकता है, किस तरह से कि आपका ये हो जाए 1 2 3, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। जितनी भी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लगाने की हम सब दिखना चाह रहे हैं, राइट। फिर एक अनदर अनदर ये हो सकता है ए बी सी डी, ये भी हो सकता है, ठीक है। जितने भी आप मार्क कर सकते हैं 1 2, और ये 1 देन अनदर ऐसे करना 2 और ये 3, चलो इस तरह से 1 2 और ये तो आ गया है 1 2 3, जैसे सब एक साथ आ जाए 1 2 3, 3 3 1 2, ठीक है 1 2 और ये 3, चलो ये कर दिया था क्या, हाँ ऐसे 1 2 3, अब ठीक है, ठीक है, ऐसे भी रह सकता है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है हम पहले अरेंज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, हाँ हमको पता है कि ये होता है, राइट। लोगों ने कैसे शुरू में बताया, जैसे आपने तो 12th कर दिया है तब आपको पता है कि हाँ ऐसे होता है। सपोज एक 10th पास बच्चा आया है, उसको वो तो कैसे भी p3 लगा सकता है ना, ऐसे भी लगा सकता है, ऐसे भी लगा सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। अब ये p3 लिखने का कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है, इसके बारे में बताया हुंस रूल। अब हुंस रूल बेस्ड है कि वैसे पॉसिबिलिटी को उठाएंगे जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगा। अब साहब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होगा, इसको निकालने फॉर्मूला होगा, ठीक है। एक को बोलेगी टोटल स्पिन, सबसे पहले सपोज इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे पता है, सबसे पहले आप कर दो टोटल स्पिन, ठीक है। टोटल स्पिन निकालने के इसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ एस, राइट। समेशन ऑफ एस हमने देखा था, प्लस हाफ टॉप स्पिन को बोलते हैं और माइनस हाफ बॉटम स्पिन को बोलते हैं। तो टॉप स्पिन वाला कितना है प्लस हाफ, तो ये 1 या प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, तो इसका स्पिन टोटल स्पिन कितना होगा प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन हो गया प्लस हाफ, राइट ना। तो टोटल स्पिन सबसे पहले निकाल लो कितने हैं, और उसके बाद क्या करो कि टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला होता है 2s, मतलब 2 समेशन ऑफ s, इसका मैग्नीट्यूड प्लस 1, मतलब निगेटिव अगर आ जाए तो उसको पॉजिटिव कर देना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू इसका कितना आया था हाफ और प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा वैल्यू 2। तो सबसे पहला काम है कि टोटल स्पिन निकालना, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, तो केवल एक बच रहा है, ऐसे रहे तो प्लस हाफ, ऐसे रहेगा तो माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन निकाल दिया, कितना आ गया प्लस हाफ, और लास्ट में टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल दिया गया है। टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2s, 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल प्लस 1, तो ये 1 था, ये 1 था, 1 + 1 = 2। इसमें किसी को दिक्कत है तो 2 स्टेप में निकालना होगा, सबसे पहले टोटल स्पिन निकालना है और फिर टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, राइट ना। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, राइट। हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं कि बच्चों यहाँ फर्स्ट स्टेप में कैसे निकालेगी, तो समेशन ऑफ एस,
मतलब हम पहले निकालेंगे टोटल स्पिन, राइट ना। टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या बताया था, समेशन ऑफ एस करके आप फाइंड कर देंगे, और फिर हम निकालेंगे टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी टीएसएन। इसका हमने फॉर्मूला दिया है समेशन ऑफ 2s और +1, ऐसे करके फाइंड करना है। तो जल्दी से जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है सबका मुझे टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइएगा। दोनों फॉर्मेट हम लिख दे रहे हैं, समेशन ऑफ एस क्या होगा और इस केस में टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। हमने एक निकाल दिया था, समेशन ऑफ एस कैंसिल था ये, और ये था +½ और टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी आया था इसका। हाँ बोलो। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मतलब आपको ये टेबल भरना है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बी सी डी का ई का आंसर आपको बताना है। मैंने बोला सपोज इसका है, तो यहाँ देखना फॉर्मूला तो पता है, टोटल स्पिन समेशन ऑफ एस, इसका कितना होता है +½ जो ऊपर दिखा है ना उसको +½ बोलना, और जो नीचे दिखा है उसको बोलना -½ तो ऐड करना है, समझे। तो +½ -½ कितना हो जाएगा 0। अरे +½ और -½ ऐड करोगे दोनों तो कैंसिल कर देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 0, ये कैंसिल कर गया, तो केवल क्या होगा +½ तो यहाँ पे क्या आया कि टोटल स्पिन इज इक्वल टू +½ इस केस में, तो यही लिख दिया +½ आया, ठीक है। और टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी करना है तो क्या करेंगे 2 × ½ का समेशन पॉजिटिव है +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अरे चलो एक और मैं कर देता हूँ, कौन सा करूँ बताओ, एक और मैं चेक कर लूँ सर, क्योंकि करो। हाँ बोलो। जो बी है उसका आंसर 4 है। मुझे नहीं पता है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। सर सी कर दीजिए सी। ठीक है बताओ, तो अब बताओ जो बोले वही बताओ, टोटल स्पिन कितना होगा +½ +½ +½ 3 टाइम्स आया ना, 3 टाइम्स आया है, +½ +½ +½ तो क्या बोलेंगे +3/2 बोल देंगे ना, +3/2, ठीक है। ध्यान से, और टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा तो 2s यानी कि 2 × 3/2, इसका मॉड मतलब नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव रखना, +1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4। चलो करो, जो समझ में आ रहा लिखो, मैं बोलता भाषण देता रहूंगा तब समझ में नहीं आएगा, जब तक करोगे नहीं तब तक तुमको बुझाएगा नहीं, तुमको जो समझ में आ रहा लिख दो। मैंने 2 प्रोटोटाइप सॉल्व कर दिया है, ए सी, आपको जब जब डिफिकल्टी होगी तो यहाँ देखेंगे, मुझे जल्दी से बीटी का आंसर बताओ। हो गया, एक मिनट हो गया सर। एक मिनट रुक जा, ठीक है, क्योंकि करोगे ना अपने से तब समझ में आएगा, नहीं तो सुनते लगेगा, अभी लगेगा हाँ यार समझ तो गया, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बाद में ना आपको ग्रिप नहीं बनेगा उस पर, इसलिए बीच बीच में ना आपको खुद से अप्रोच मारना होगा हर चीज पे। और किसी का 2 स्टूडेंट का हुआ है, और किसी का हो गया डन, सर। ठीक, वेरी गुड, डन, ठीक है, हो गया ना, ठीक, हाँ सर। वेरी गुड। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, आप बताना, तो मतलब चेक कर रहा हूँ, मिलाना आप, तो क्या दिया है +½ +½ +½ ये भी कितना हो जाएगा +3/2, आंसर सेम आएगा, तो 2 × 3/2 सही है, 2 × 3/2 +1 इसका भी आंसर 4 ही आएगा। ये करेंगे तब कितना आया है जल्दी बताओ तो, इसका आंसर +½ या समेशन ऑफ और एस स्पिन मल्टी 2 सर। यस, टू आ तो गया। +½ तो क्या, 2 ठीक है, ½ और ये 2, गुड, वेरी गुड, इसका आंसर 2 सर। हाँ 2, दिस यस, बिकॉज 2 तो कैंसिल हो रहा है, केवल एक ही आएगा ½ यानी कि 2 आ रहा है, राइट ना। तो वुंड्स क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरह से होगा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, p3 p4 p5 p6 या p1 या p2, इस तरह से होगा कि टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम। इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता है, ये तो इस तरह से हो नहीं सकता है, जिस चीज में कम है ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो वुंड्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल कौन कौन सा बन सकता है, तो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, because in both cases spin multiplicity is maximum, that is 4 and 4, इसमें भी मैक्सिमम है, इसमें भी मैक्सिमम है। वुंड्स के अकॉर्डिंग ये भी तो हो सकता है, मतलब तीनों के तीनों डाउन स्पिन हो जाए, ठीक है, ई एफ, मतलब अगर तुमको बोले कि अगर तीनों के तीनों को डाउन कर दे, ठीक है, टॉप स्पिन के बदले बॉटम स्पिन, तो इसका भी सेम आंसर होगा, मतलब क्या, ये तो 3/2 आएगा और ये 4 आएगा, ये भी करेक्ट है। इसीलिए उस दिन तुम लोगों को सोडियम वाला क्वेश्चन अगर याद होगा, लास्ट क्लास का पहला क्वेश्चन,
तो उसमें एक लड़की ने बोली भी थी कि सर इसका प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस भी हाफ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो उसको प्लस हाफ भी बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, या माइनस हाफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हुंड्स के अकॉर्डिंग बोथ आर करेक्ट, राइट ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो हुंड्स के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। लेकिन आपको पता है कि बी और एफ ही करेक्ट है, ये इनकरेक्ट होता है। ये नहीं होता है ऐसा, मतलब टॉप टॉप ऐसे ये, राइट। तो हुंड्स के, लेकिन हुंड्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। लेकिन आखिर ये नहीं होगा, आखिर ये क्यों नहीं है? तो इसके बारे में आएगा नेक्स्ट रूल, एंड दैट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिनियस पॉली ने डिजाइन किया था। तो पॉलिंग क्या बोलते हैं कि कोई भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता है। तो दो इलेक्ट्रॉन के ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स विल नॉट बी सेम। अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, यानी कि प्लस हाफ प्लस हाफ। तो हुंस के अकॉर्डिंग तो करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन, इसके बाद हम लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है, क्योंकि इस केस में दोनों का जो क्वांटम नंबर है वो सेम हो जाएगा, लेकिन इसमें क्वांटम नंबर डिफरेंट है, राइट। तो उसको, यानी कि 3 रूल मिलकर डिसाइड करता है। इससे तीसरे रूल की नीड आई, क्योंकि ये हो रहा है, यानी कि ये इनकरेक्ट है। तो थर्ड रूल आएगा तुम्हारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको एक लाइन लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा हुंड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ऐसे करके आप करेंगे। थर्ड है तुम्हारे सामने कौन सा? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड को बोलेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सही है ना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। इसमें लिखेंगे नो टू इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लिखेंगे नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम having in an atom having all the 4 quantum numbers same, all the 4 quantum numbers same, ठीक है, all the 4 quantum number same, right. तो no 2 electrons in an atom having all the 4 quantum numbers same। तो हुंड्स के अकॉर्डिंग, ये पॉली के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है, क्योंकि 2 क्वांटम नंबर सेम आ जाएगा। इसीलिए जब भी अरेंज, आप ऐसे तो हो सकता था, लेकिन हमेशा ये होगा या फिर ये होगा। No 2 electrons in an atom having all the 4 quantum number same. If 3 are same, then it must be differ in fourth quantum number. That is मतलब वो आपका कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर से डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे if 3 quantum number NLM, if 3 quantum numbers are same, अगर 3 क्वांटम नंबर सेम हो, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर आर सेम, मतलब 3 क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? N, L and M, then it must differ in fourth quantum number, that is कौन सा? S। तो स्पिन में डिफर करेगा, राइट। एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ होना चाहिए। तो ये तीनों मिला के जो ऑर्बिटल्स है उसको हम इलेक्ट्रॉन उसमें उसके इसके अकॉर्डिंग आता है। सर हाँ बोलो। जो दूसरी भी लाइन है सर, वो सर एक बार रिपीट कीजिए। मैंने बोला कि अगर 3 क्वांटम नंबर सेम आ जाए, सपोज 2p3 अभी लिखा था ना, अगर 2p3 का तुम ऐसे करते हो, राइट, 1 2 3, ठीक है, और ये दे दो और ये दे दो, ठीक है। सपोज हम करते हैं 1 2 3। अब इस दोनों में कौन सा करेक्ट है? इवन स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका ज्यादा है, ठीक है। अगर देखें सपोज 2p4 कर देते, 2p4 ये है और 2p4 ऐसे कर देते, तो ये हुंड्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो ज्यादा है लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है, इसके बावजूद भी ये नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
जैसे इसका NLM, N क्या होगा इसका, तो 2, ठीक है। L क्या हाँ। होगा, 1 P1, बिल्कुल सही। और M जो होता है वो होता है -1, 0 + 1, मतलब -L से लेके +L तक। तो हाँ। ये क्या देंगे, M is -1, ठीक है। तो ठीक इस है। इलेक्ट्रॉन का भी ये होगा, और इस इलेक्ट्रॉन की बात करें S क्या होगा, तो S विल बी +R। और सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तब भी क्या होगा, 2, 1 और ये -1 और फिर क्या +R। प्लस आर। चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाएगा दोनों का। लेकिन अगर ऐसे रहे तब देखो तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा 2, 1 1 -1 माइनस आर एंड प्लस आर। +R। उधर वाले को बोलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, 2, 1 1 -1 -R। माइनस आर। ये करेक्ट है। मतलब 3 अगर सेम भी क्वांटम नंबर होगा तो इट मस्ट बी डिफर फ्रॉम इन द सेकंड, मतलब लास्ट वाला, एक +R दूसरा -R। अगर 3 सेम भी हुआ तो एक चौथे पे जरूर वैरी करेगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। सेम नहीं होगा यानी कि ये तो इनकरेक्ट। फाइनली आंसर वो लास्ट सेकंड वाले वाला, आएगा। यस यस, हाँ। ठीक है। इवन मल्टीप्लिसिटी कम है लेकिन ये करेक्ट होगा अरेंजमेंट, वही बोलता है। तो तीनों मिला के जो बोलेंगे ना वो फाइनल अरेंजमेंट होगा, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। हाँ सर। देन नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपने टॉपिक पीरियोडिक में एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑर्बिटल पढ़ लिया है, अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हेडिंग बनाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले 1 to 10 लिखेंगे हम। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, ठीक है, देन बोरोन, उसके बाद है कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये जरूरी है लिखना क्योंकि एक उसके बाद का ना कुछ रीजन है, लॉजिक है। तो सबसे पहले 1 to 10 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं आउटबाउंड डायग्राम। आप तो समझ रहे हैं कि आउटबाउंड डायग्राम क्या होता है, तो इसकी हेल्प से हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन दे देगी कौन सा, 1s है, फिर दे दिया 2s2p, फिर दे दिया 3p, 3s, 3p, 3d, फिर दे दिया हमें 4s, 4p, 4d, 4f, फिर दे दिया 5s, 5p, 5d, ठीक है ना, 5f, राइट, 5f तक लेते हैं। ये है 6s, ठीक है, 6p, 6d, 6f। अब यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, ये इस तरह से हमको ऐसे भरना होगा। इस सीक्वेंस में हमको ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल करना है, राइट ना। तो पहले 1s को भरना है, फिर 2s को भरना है, फिर 2p को, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4s, उसके बाद 3d, तब 4p, तब 5s, फिर 4d, तब 4p, तब 6s, उसके बाद 4f, 6d, 4 ये आपका 6p, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है, आपने सब कुछ आउटबाउंड डायग्राम खींच दिया एग्जाम में आउटबाउंड डायग्राम की सबसे ब्यूटी क्या होती है कि आप कोई भी इनर्ट गैस का बता सकते हैं कि कोई भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहीं से डायरेक्ट। इनर्ट गैस कौन कौन सा होता है, तो इनर्ट गैस है तुम्हारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनॉन और ये रेडॉन। इस तरह का इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस केवल हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा तुम्हारा क्या, 1s2, मतलब s भरेगा। 1s2 जो होता है वो हीलियम का होता है। बाकी आपको पता है कि इनर्ट गैस जो भी होते हैं वो p का लास्ट है, मतलब सबसे लास्ट में पीरियोडिक टेबल में p6, मतलब p पूरा भरेगा तो इनर्ट गैस आता है। तो जब जब p6 होगा तो वो सबका सब इनर्ट होगा। तो देखो, तो p6 मतलब अगर नियॉन पे आएंगे तो हमको क्या करना है, p6 करना है, ठीक है। आर्गन पे जाएगी तो 2p6 करेंगे नियॉन का, आर्गन को लेंगे तो हम क्या करेंगे, 3p6, राइट ना। क्रिप्टन को लेंगे तब क्या करेंगे, 4p6। उसी तरह से जेनॉन का देखना है तो हम क्या करेंगे, ये गलत हो गया क्या, ये 5p, ये 5p है, तब हम करेंगे 5p6। और अगर रेडॉन का करना है तब 6p6 करना है, राइट। तो जब जब p6 होगा, हीलियम को के केस में केवल 1s2, जब जब p6 होगा तो किसी ना किसी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सपोज हीलियम का क्या होगा, 1s2, देखो तो नियॉन को क्या देगी, 1s2 देगे ना, पहले 1s2 भर गया, फिर क्या होगा, 2s2 भरेगा, उसके बाद कौन भरेगा, 2p6, ये देखो नियॉन का होगा।
ठीक है, 2p6 आ गया, 1s, 1s के बाद 2s, फिर पीछे 2s के बाद 2p भर गया, तो 2p6, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 2p6 आ गया तो नियॉन। अच्छा कोई तुमको बोले आर्गन, तब क्या करेंगे, तब इसका कैसा होगा, तो नियॉन तक लिख देंगे। तो कैसे लिखेगी, नियॉन ऐसे लिख दिया, नियॉन तक आप ऐसे लिखेगी ना नियॉन, इसका मतलब आपने 2p 1s से होते हुए 2p तक ऑलरेडी लिख चुका है, आप ऑलरेडी 2p तक लिख चुके हैं, ठीक है, 2p6 तक, यानी कि नियॉन के बाद कैसा होगा 3s2 और उसके बाद क्या 3p6, तो इसका भी निकल गया, राइट। अगर क्रिप्टन का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर्गन लिख दिया। आर्गन लिखने का मतलब है कि आप ऑलरेडी 3p6 तक लिख चुके हैं। इसके बाद का कैसा होगा, 3p के बाद किसका कौन सा भरता है 4s2 और उसके बाद 3d10, सही है ना, और उसके बाद क्या करेगी 4p6। हाँ तो ये तब ये 4s2 3d10 और तब 4p6, तो ये होगा क्रिप्टन। उसके बाद जेनॉन का लिखना है तो आप क्रिप्टन तक लिख दिया है, तो क्रिप्टन लिखा तो इसका मतलब 4p तक लिख चुका है, तो 4p के बाद लिखेंगे 5s2 4d10 और 5p6, इसका तो इसका क्या देंगे, तो 5s2 और फिर क्या होगा 5s2 के बाद 4d10 एंड लास्ट वन इज द 5p6, राइट ना। रेडॉन का लिखना है तो आपने जेनॉन तक लिख दिया है, जेनॉन को लिखने के बाद क्या लिखेंगे 6s2 4f14, पता है ना f14 में रहेगा, और तब 5d10 और उसका 6p6, इसका तो इसका कैसा होगा 6s2 और उसके बाद 4f14 और उसके बाद क्या होगा 5d10 और लास्ट में 6p6। तो इस आउटबाउंड डायग्राम की सबसे बेहतरीन ब्यूटी, सबसे बेहतरीन यही है कि आप किसी भी इनर्ट गैस का लिख सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, एकदम स्ट्रेट आता है, इनर्ट गैस अपना आ जाता है, तो इनर्ट गैस आराम से लिख सकते हैं ना। तो इन ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सबको इनर्ट गैस के टर्म में लिखते हैं कि इनर्ट गैस तो हम लिख ही सकते हैं यहाँ से, अब जितने भी होगा इनर्ट गैस के टर्म में हम लिखना सीखेंगे कैसे है। तो पहले जल्दी से ये नोट कर दीजिएगा, तो हाँ जगह छोड़ के रखना, आधा जगह ना ये इसको छोड़ के रखना, आधे में अबाउट डायग्राम ड्रॉ कर लो और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अपने से लिखो, ठीक है, तब मैच करना। तो ये लिखा हो जाए तो बताना सबको। अभी क्या करना है समझ रहे हैं ना, आप आधे पेज में मतलब हाथ में ये छोड़ के रखना क्योंकि अभी लिखना है ना ये, और आप बाउंड डायग्राम खींच लो और उसके नीचे इनर्ट गैस का कंप्रेशन अपने से लिख के देखो तो होता है कि नहीं, जब जब ना हो तो यहाँ चेक करना। सर ये फिर से कर दीजिए। हाँ यही दिक्कत है, इसलिए मैं बोला था फिर से लिखो, अपने से लिखोगी तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये समझ रही है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। एरो मारा, एरो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, एरो समझ में आ रहा है 1s फिर 2s 2p 3s। फिर मैंने बोला कि जो भी इनर्ट गैस है उसमें p कंप्लीट भरता है, ठीक है, सिवाय हीलियम को छोड़ के, हीलियम में 1s2 हो जाएगा, बाकी जितने भी इनर्ट गैस है सब में p6 जब आएगा ना तो वो रेस्पेक्टिव उसके बाद के इनर्ट गैस का कंफिग्रेशन होगा। तो देखो यहाँ पे जब आएगा तो क्या होगा हीलियम, मतलब 1s2, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा सारा, तो 1s2 डाल दिया तो ये बन गया हीलियम। अब सपोज तुमको नियॉन का लिखना है इसको देख के, तो नियॉन कहाँ पे होगा 2p6 पे होगा। अब 2p6 तुमको लिखना है तो कैसे लिखेगी, पहले 1s उसके बाद 2s उसके बाद 2p, क्योंकि 2s के बाद एरो कहाँ गया, ऐसे आना है फिर यहाँ आना है, फिर ऐसे जाना है फिर यहाँ आना है, समझे, ये डायरेक्शन होगा, राइट ना।
ऐसे करके हम लोग मूव कर रहे हैं। पहले ये, उसके बाद 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s। तो जब जब तुम p पे जाएगी ना, p6 दिखेगी, तब वो आगे की इनर्ट गैस का होगा। तो 1s2 में दिखा तुमने हीलियम का। इसके बाद क्या आएगा? नियॉन। नियॉन का मतलब 2p6 आना है। 2p6 लिखने के लिए क्या क्या करना होगा आपको? 1s पढ़ना होगा, 2s पढ़ना होगा और 2p पढ़ना होगा। 1s2 2s2 2p6, ये बन गया नियॉन। नियॉन के बाद कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन का मतलब तुमको 3p6 पहुंचना है। 3p6 पहुंचो, कैसे पहुंचेगी? तो यहां तक तो नियॉन, अगर आपने नियॉन बोला, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट 3p तक कैसे आएगी? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो हम क्या करें, इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए हमने लिख दिया नियॉन। आपने नियॉन लिखा नहीं कि यहाँ तक आ गया, मतलब 1s2 2s2 2p6 तक आ गया, ठीक है। अब नियॉन के बाद कौन कौन सा बचा हुआ है, मतलब 2p6 के बाद कौन कौन सा बचा हुआ है? 3s और 3p। तो कैसे लिखेगी? 3s2 देन 3p6। देखो तो 3s2 3p6 नियॉन, फिर नियॉन 2p6, और उसके बाद क्या क्या है? 3s2 और उसके बाद 3p6। समझे? तो यहां तक जब लिख चुकी रहेगी, तब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? आर्गन। अब आर्गन के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस है क्रिप्टन। क्रिप्टन का लिखना है, इसका मतलब तुमको कहां तक पहुंचना है? 4p6 तक, राइट। तो एक तो तरीका है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6 तक लिखो। या फिर हमने शॉर्टकट में क्या किया कि 3p6 में क्या है? आर्गन। तो यहां तक को हमने आर्गन लिख दिया, ऑर्गन लिख दिया। तो आर्गन जो ही लिखा, मतलब 3p6 तक आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये आर्गन लिख दिया। इसके बाद कौन कौन सा लिखेगी? पहले 4s, तब 3d, 4s2 4p। तो कैसे लिखेगी? 4s2 मतलब पूरा भरना है, पूरा फुल करना है, 4s2 3d10 और उसके बाद 4p6। तो 4p6 तक आप पहुंची, तो ये कहां तक का हो गया? तो ये हो गया क्रिप्टन का। क्रिप्टन के बाद का इनर्ट गैस आना है, तो क्या लिखेगी? जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। यानी कि तुमको 5p6 तक पहुंचना है, हमेशा p6 तक आना है। एक तो तरीका है चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लिखते रहो और यहाँ तक आ जाओ। हमने शॉर्टकट क्या मारा? हमने 4p6 तक, हमको पता है 4p6 तक क्या था? क्रिप्टन। तो हमने यहाँ तक को लिख दिया क्रिप्टन। तो क्रिप्टन हमने लिखा, तो वो कंफर्म कर दिया कि वो यहाँ तक है। अब इसके बाद क्या होगा? 4p6 तक बताना, तो 5s2 और उसके बाद 4d10, तब 5p6। तो हमने लिख दिया 5s2 4d10 देन 5p6, 5s2 4d10 देन 5p6। तब यहां तक जब आएगी, तब ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा जेनॉन हो जाएगा। अब रेडॉन का लिखना है, हमको पता है, सर ने बताया कि p पूरा भरेगा। जब जब इनर्ट आएगा तो p पूरा भरेगा, ठीक है। हमको 6p6 तक पहुंचना है। अब हम 5p6 तक पहुंच चुके थे, उसका नाम क्या दिया था? जेनॉन। अब हमको यहाँ तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगी? 6s, तब 4f, तब 5d, तब 6p। तो हमने क्या किया? 6s2 4f 14, 5d क्या 10 और लास्ट में 6p6। समझे? हाँ सर। अब से यूज किया, वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। शुरू में दिक्कत होता है, सबको दिक्कत होता है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, दिक्कत सबको होता है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो लिखने का, हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम को देख के एक दो बार दिखोगे ना, तब समझ में आएगा वो ये हो रहा है। शुरू में दिक्कत होता है, जरूर होता है इसमें, इसलिए घबराने की बात नहीं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है बोलिए, शर्म नहीं। इसलिए मैंने बोला कि अपने से लिखो, तब एक्चुअली आपको समझ में आएगा वो ऐसे हो रहा है। उतारोगी ना, तब नहीं होगा कि हम लिख दिए तुम उतार दिए, बाद में पढ़ोगे तब फिर फंस जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद से हर चीज करना होगा, वो टेंडेंसी आपके अंदर लानी होगी मुझे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो बताना। सबने लिख दिया ना? हाँ सर, हो गई। हाँ सर। ठीक है, हाँ very सर, good। हो गया। चलो शुरू करते हैं, राइट। अब शुरू करते हैं ये। हाँ, अब बताना, तो ये तो इनर्ट गैस का लिख दिया। हाँ, हीलियम का क्या होगा? तो हीलियम को लिखेंगे क्या? 1s1 लिखते चलना, हाइड्रोजन का, सॉरी, हाइड्रोजन का 1s1। हीलियम का क्या देंगे? 1s2। 1s1 में हाइड्रोजन एक, 2, तो 1s2। लिथियम का क्या लिखेंगे? तो लिथियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप कैसे बढ़ेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 में आए, और थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में, यानी कि 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, आ गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1s2 को हम लिख देंगे हीलियम। दोनों तरीके से लिखना है, कोई एक शॉर्टकट मत मारना, आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, कुछ रीजन है।
1s2 को लिख दो हीलियम और इसके बाद लिख दो 2s1। ठीक है, जितना बार दिखोगे ना उतना प्रैक्टिस होगा, आगे का सीक्वेंस आपको समझ में आएगा। इसलिए आप घबराना मत, इन्हें एक ही लिख दिया निकल दिया आगे, नहीं पूरा लिखना। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बेरिलियम करना है तो बेरिलियम का क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1s2 को लिख सकते हैं हीलियम एंड देन 2s2 ऐसे लिख सकते हैं। बोरोन को कैसे लिख सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2s में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1s में मैक्सिमम 2 और p में हमने क्या बताया मैक्सिमम 6 रह सकते हैं। अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को कैसे लिखेगी, 1s2 2s2 2p1 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। या फिर हीलियम के टर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि इसके ये सॉरी 5 हीलियम के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो 1s2 को लिख देंगे हीलियम, सही है ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2 2p1 ऐसे लिख देंगे। उसी तरह से कार्बन को कैसे लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं उसके बाद वो लिखते हैं। कार्बन को कैसे लिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2p2। फिर नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, 1s2 लिखते चलना 2s2 2p4। इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ तक आएगा तो 9 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6। या फिर इनर्ट गैस के टर्म में क्या लिखेंगे, जब जो 1s2 होगा तो हीलियम बोलेंगे और नियोन तक पहुंच रहे हैं तो हीलियम, और इसको क्या लिखेंगे 2s2 2p1। या फिर हीलियम इसको क्या लिखेंगे 2s2 2p2। या फिर इसको हम लिख सकते हैं हीलियम और ये 2s2 2p4 2p ये क्या था गलत हो गया क्या, ये 2p2 ये हो गया 2p3 और ये हो गया तुम्हारा 2p4 ये हो सकता है आपको। देन नेक्स्ट इज द हीलियम, देन 2s2 2p5 और ये है हीलियम और ये है 2s2 2p6 ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी 10 तक में दोनों लिखना है, इसके बाद ना हम इनर्ट गैस के टर्म में केवल लिखेंगे, लेकिन 10 तक दोनों टर्म में लिखना है। अपने से लिखना, जब जब समझने में कोई दिक्कत होगा तो मुझे बोलना कि सर एक बार रिपीट करो वहां पे, लेकिन रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, आप लिख लोगे अपने से, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, आप बोलो बोलो। यहाँ हीलियम के जगह पे बेरिलियम नहीं लिख सकते क्या? नहीं, इनर्ट गैस के टर्म में ही लिखा जाता है, बेरिलियम नहीं लिख सकते। जब भी कंफ्यूजन हम लिखेंगे कहीं भी तुमको मिलेगा तो इनर्ट गैस के टर्म में ही रहेगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि हमेशा जब भी या तो हीलियम या तो नियॉन या फिर आर्गन या फिर क्रिप्टन, ठीक है, अदर के टर्म में नहीं होगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि इनर्ट गैस आराम से होता है ना, बाद में एक्सेप्शन आने लगते हैं, तो इनर्ट गैस में देखो कहीं एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए इनर्ट गैस के टर्म में ही चलता है। अगर दूसरे टर्म में लिखोगे ना तो कोई स्टूडेंट कैसे भी लिख देगा, बुक्स में कैसे भी लिखा मिल जाएगा, उसका मन होगा बोरोन के टर्म में लिखे, उसका नाम होगा फ्लोरीन के टर्म में, इससे बहुत ज्यादा वो लैंग्वेज अजीब सा दिखेगा। इसलिए बुक्स वाला सिमेट्रिकल फॉलो करता है कि इनर्ट गैस के टर्म में ही हमको लिखना है, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शनल वो नहीं होता है, दिखता नहीं है, इस वजह से। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक, लिखा हुआ हो जाए तो बताइएगा। हो गई सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये था 10 तक। इसके बाद ये आज प्रैक्टिस इसी पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उस चैप्टर में ना पूरा इस पे ग्रीप होना चाहिए। देन उसके बाद 11 में, 11 कौन सा है, सोडियम, 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 मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, और उसके बाद कौन होता है, फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन आर्गन, ठीक है, आर्गन, और उसके बाद क्या होता है, पोटेशियम, एंड लास्ट वन इज द कैल्शियम। तो ये है तुम्हारा 11, ठीक है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड द लास्ट वन इज 20, ठीक है। अब आपको इनर्ट गैस के टर्म में लिखना है, तो सोडियम के पहले तक कौन सा इनर्ट गैस आ जाएगा, नियॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के साथ नियॉन तैयार है। अब आपको ऐसे लिखना है केवल इनर्ट गैस, मतलब नियॉन लिख देंगे, मतलब नियॉन आपने बोला नहीं कि 2p6 तक अंडरस्टूड हो गया है, 2p6 तक अंडरस्टूड हो गया है, इसके बाद 1s1 किसमें
हाँ 3s, 2p के बाद ओ 3s ना, ठीक हाँ है 3s1। इसके बाद क्या लिखेंगे, नियॉन और फिर 3s2। अब s में 3 मत लिख देना, 3s के बाद क्या, 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गया। अब क्या लिखेंगे, 3p, 3s के बाद 3p जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नियॉन और उसके बाद देंगे 3s2 3p1, और उसके बाद देंगे नियॉन फिर से 3s2 3p2, और इस तरह से लिखते चलेंगे, नियॉन और फिर से 3s2 3p3, देन नियॉन फिर से 3s2 और फिर क्या देंगे 3p4, सही है 3p4, और उसके बाद दीजिएगा नियॉन, देन 3s2 और 3p5, और उसके बाद देंगे नियॉन। जब यहाँ पे आएंगे तब ये क्या हो जाएगा 3s2 3p6। जब जब p भरेगा पूरा p6 होगा तो ट्रैक चेंज करेगा, मतलब इनर्ट गैस चेंज करेगा। तो यहाँ तक तो नियॉन हो गया। अब ये आर्गन, आर्गन तो आ गया p6 वाला, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, आर्गन p6 कंप्लीट हो गया 3p6, उसके बाद क्या आएगा 4s, यानी कि आर्गन, और ये होगा 4s1, और फिर क्या होगा आर्गन, और लास्ट में क्या देंगे 4s2। ठीक है ना। ये रीजन था कि आपको शुरू में 10 तक मैंने दोनों तरह से कराया, उससे आपकी प्रैक्टिस हो गई ऐसे लिखने का वैसे लिखने का, और फिर उसके बाद हमने इनर्ट के टर्म में इसको इनर्ट वो डालना शुरू किया है। आपको एक फ्लो समझ में आएगा, जो भी लिख रही है ना तो उसका फ्लो कैसे चल रहा है, नहीं तो वो रैंडमाइज हो जाता है। लिखा हुआ हो जाए तो बताइएगा। लिखा हुआ हो जाए तो बताइएगा। डन सर, हो गई सर। ठीक है, चलो ये तो 20 तक हो गया। इसके बाद 21 से लेके 30 तक, ठीक है, आर्गन 4s2 तक हो चुका है, राइट ना। 4s2 के बाद किस में आ रहा है, डी में। तो 21 में है तुम्हारा स्कैंडियम, ये कौन सा है, स्कैंडियम 21 वाला, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, मैग्नीज तक आ जाएगा 25। उसके बाद कौन सा आता है, आयरन, आयरन देन निकेल, उसके बाद कॉपर, और लास्ट में जिंक, जेडएम, सही है। तो ये है 21, देन 20, देन 23, देन 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। तो हमने कहां तक गए थे, 4s2 तक, 3p के बाद 4s2, तो 3p6 जो है वो कौन सा है, आर्गन। तो इसका कैसे लिखेंगे, आर्गन, और ये हो जाएगा क्या 4s2, सही है ना। और उसके बाद क्या देगी 3d1, 4s2 के बाद 3d1, राइट ना। टाइटेनियम ऐसे ही, मतलब क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के सबका लिख देना, मतलब क्या देंगे आर्गन, और फिर 4s2 3d2, और फिर देंगे हम आर्गन, और उसके बाद फिर क्या देंगे 4, अपने से लिखना 3d3, ठीक है, क्रोमियम का मत लिखना। और Mn का क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d4 ये होना चाहिए, और ये हो जाएगा तब 3d5, और फिर होगा ये आर्गन, और ये 4s2 3d6, उसके बाद है कोबाल्ट, तब देंगे आर्गन, ये बहुत जरूरी है, इस पर प्रैक्टिस होना, 4d7, और फिर है आर्गन, और ये देंगे 4s2 3d8, ठीक है 3d8, 9 वाला मत लिखना, ये हो जाएगा आर्गन, और ये हो जाएगा 4s2 3d10, ठीक है। दो छूटा हुआ है सीआर और कॉपर, बाकी मैनुअली दिखा जा रहा है, बाकी को मैनुअली दिख रहे हैं।
लिखा हुआ हो जाए तो बताइएगा, अपने से लिखना, हो अपने गई से सर। लिखना। ठीक है, ठीक है, हो गया क्योंकि आप, हाँ हो ठीक गया है, वेरी सर। गुड। हाँ, तो ये देखते हैं, ये जो 2 अंडरलाइन है, इसमें क्या होगा, होना चाहिए था 4:3D 4, लेकिन हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, तो एक्सचेंज करके बन जाएगा 4s1 और 3d5। हाफ फील्ड ये भी, हाफ फील्ड ये भी, ये मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ जाएगा। थोड़ी देर के हम बात कुछ भी बोलेंगे। ये क्या होगा, इसका आर्गन। उसी तरह से होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 4s1 3d10 हो जाएगा। तो ये 2 जो केस है, दैट इज द एक्सेप्शनल केस इन विच इंस्टीड ऑफ 4s2 हियर 4s1 एंड 3d5, 4s1 3d10। ठीक है, तो एक हो गया क्रोमियम का 4s1 3d5 और कॉपर का हो गया 4s1 3d10। दीज आर एक्सेप्शनल। क्यों, इसका आंसर थोड़ी देर में। फर्स्ट एक्सेप्शन यहाँ है, सेकंड एक्सेप्शन यहाँ है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन, रीजन ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। यहाँ पे देंगे रीजन। क्या रीजन है, रीजन ऑफ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, Cr एंड कॉपर। ठीक है, Cr और कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, राइट। तो इसमें क्या बोलता है कि सबसे पहले Cr का क्या था, क्रोमियम का आपने दिया कि सर ये आर्गन है और 4s1 3d5 है, तो 4s का तो एनर्जी कम है, तो यहाँ पे कर देते 4s। ठीक है, और 3d5 यहाँ है, 3d5 मतलब 4s2 3d4 ऐसे था पहले। तो जैसे सीक्वेंस को अगर फॉलो करते तो 4s2 का और 3d4 का इस तरह से होता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे 5 बॉक्स बना देते, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन इस दोनों के बीच का गैप बहुत कम है। अब जब गैप बहुत कम है तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा 3d, ये है 4s2 और ये 3d4। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा समझने वाला है सब लोग बोर्ड पे देखना। 1 2 3 4 5 समझ जाओगे तुरंत। तो ये है 1 2 3 4 ऐसा है। तो क्या बोलता है कि इसके बीच का गैप बहुत कम है, किसके बीच का, 3d और 4s का। क्या था, 4 + 0 और 3 + 2, बहुत कम का डिफरेंस है। तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी में ही क्या होता है, बहुत कम एनर्जी में भी दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और ये यहां से यहां ये आपका आ जाएगा, राइट। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों एक्साइट हो जाएगा ना, तब कैसा होगा पता है, ये है 4s, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 3d, और 3d अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब इसमें क्या बोलता है कि जो ही ये आता है कि इसमें एक टर्म होगा एक्सचेंज एनर्जी, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो जो सेम स्पिन के हैं वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। सपोज दैट अगर 3d4 की बात करें तो 3d4 की बात करें तो 3d4 में एक्सचेंज एनर्जी कितना है, मतलब ये एक्सचेंज करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन 3d4 की बात करें। ऐसे भी देखिए इसका उसका वाला स्पिन मल्टीप्लिसिटी बढ़ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड फ्रॉम हियर टू हियर इजिली, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे एब्सॉर्ब करके एक्साइट करेगा। एक्साइट करने से ये स्टेबल, मोर स्टेबल हो जाता है। क्यों होता है, थोड़ी देर में मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। तो स्टेबल जब होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज आउट करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज आउट करता है। मतलब सपोज दैट यहाँ पे 100 जूल एब्सॉर्ब किया, और जब उस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा, मतलब हाफ फील्ड, तो वो स्टेबल है, ये कम स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल हो गया है। तो 100 जूल एब्सॉर्ब किया तो 500 जूल रिलीज कर दिया, तो नेट सिस्टम 400 जूल रिलीज आउट कर रहा है, मतलब सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। एक ये बोला जाता है कि सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो रहा है। इसको ऐसे बोलते हैं एक्चुअली, तो ड्यू टू 2 रीजन। फर्स्ट बोलेंगे तो पहला तो है
एक तो बोलते हैं क्या कि एक्सचेंज, ये जो है आपका कि एक तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल नेचर, और एक टर्म होता है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है? ठीक है, पहला रीजन देखिए एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी को लिखेंगे तो दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, सपोज दैट अगर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर ये है, कौन सा पहले वाला जो सीक्वेंस में चल रहा था, कैसा था? एक था आर्गन, और फिर किया था हमने 4s1 सॉरी 4s2 और 3d4 ये था। और अगर क्रोमियम का जो हमने लिखा होना तो ये चाहिए था, लेकिन दिखा कैसे? आर्गन, और फिर देखा हमने 4s2 और 4s1 3d5 ऐसे लिखा। होना चाहिए था ये 4s2 3d4, लेकिन हमने यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करा के उसको ऐसे लिखा। इससे फायदा क्या होगा? देखो तो ध्यान से, 4s2 को तुम यहां लिख दो, यहाँ पे लिखा 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d4 को यहां लिख दो, ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये कंडीशंस है। अब देखिए, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट करता है तब 3d के क्या हालात होंगे? तो 4s1 ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, और 3d5 कैसा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 इस तरह का आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे एक टर्म होगा एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी कहने का मतलब है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। जस्ट लाइक सपोज दैट कोई कोचिंग है, राइट? कोई जैसे आप आए ना, जैसे कोई स्कूल है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है या एक गवर्नमेंट स्कूल है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल की पता नहीं यहाँ क्या हालत है, लेकिन बिहार वगैरह में बहुत खराब हालत होती है। जैसे पूरी स्कूल में 5000 बच्चे होंगे गवर्नमेंट स्कूल में, और टीचर होगा 5 टीचर्स होगा। कोई टीचर एक टीचर दो क्लास में पढ़ाता रहता है। मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। मतलब एक टीचर अगर छुट्टी मार दे तो 3 क्लास बंक हो जाएगी, राइट? दैट सिस्टम इज नॉट स्टेबल। उसी तरह से कोचिंग है, सपोज आप इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हैं और वहां पे टीचर अगर ज्यादा है, सपोज 5 क्लासरूम है और वहां पे टीचर 10 है, तो दैट सिस्टम इज स्टेबल। क्योंकि अगर कोई टीचर एब्सेंट हो जाए सपोज, तो उसकी जगह वो एक्सचेंज कर सकता है आराम से, कोई एक दूसरे टीचर को एक्सचेंज करा सकते हैं और वो पढ़ा देगा। अगर 2 टीचर भी चला जाए तब भी एक्सचेंज कर करके वो पढ़ा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा 2 सेम स्पिन के बीच, मतलब 2 टीचर्स के बीच, उतना ही वो सिस्टम स्टेबल होता है, राइट? तो उसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज की वजह से जो स्टेबिलिटी आ रही है, जो एनर्जी रिलीज आउट, जो एनर्जी इसमें मतलब स्टेबिलिटी आएगी, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो तो यहाँ एक्सचेंज एनर्जी कितना हो सकता है? तो एक्सचेंज जब भी होगा तो सिमिलर स्पिन के बीच होगा। तो ये वाला कितने एक्सचेंज होंगे? 1, ये वाला इसके साथ कर सकता है 2, ये वाला इसके साथ कर सकता है 3, फिर ये वाला इसके साथ कर सकता है 4, फिर ये वाला 5, और ये वाला इसके साथ 6। ध्यान से देखना, इसको पहले सबके साथ, फिर इसको बाकी के साथ, फिर इसको इसके साथ। तो ये वाला 4 1 इस दोनों एक्सचेंज कर सकता है, कभी ये यहाँ कभी ये यहाँ, कूद कूद के दोनों एक्सचेंज कर सकता है। ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, फिर ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे रिलीज? टोटल एक्सचेंज एनर्जी, हाँ, एक्सचेंज एनर्जी कितना रिलीज होगा? दैट इज 3 + 2 5 + 1 6, मतलब 6 टाइम्स ऑफ एक्सचेंज एनर्जी रिलीज आउट होगा। दैट इज -6E, लिख सकते हैं ना? नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज आउट हो रहा है। ठीक है, यहां बताओ तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, अब डी पे कितना एक्सचेंज हो सकता है? एक्सचेंज एनर्जी कितना हो सकता है? एनीबॉडी? ये 6 समझ में आ रहा है ना? इसको ध्यान से देखो और वहां सर 18 क्या? कितना? 18 18 18 या 15? 18 सर। 18, ठीक है। देखें और किसी का? गर्ल्स कितने एक्सचेंज हो सकते हैं डी के बीच? डी के बीच हम खाली करेंगे टोटल पॉसिबल स्पिन हियर, टोटल एक्सचेंज पॉसिबल एक्सचेंज एनर्जी बिटवीन सिमिलर स्पिन कितने हो सकते हैं? 13 हैं? 3 कैसे होगा? 10 10 3 सर 10, 15
ठीक है Sir, देखो 15. So 15. Sir, 15. यस 15 इज करेक्ट आंसर। ठीक है 15 इज करेक्ट आंसर, राइट 15 इज करेक्ट आंसर। हाँ सर। तो अगर देखेंगे तो कैसे है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसमें देखो सबसे पहले कितना है, तो यहाँ इसके साथ किए हो ना, ये वाले के साथ किए हो एक्सचेंज फाइनल, या केवल डी के साथ किए हो एक्सचेंज जो किए हो 15 वाले, वो केवल डी के बीच किए हो या एस के साथ डी में लेके किए हो? सर एस के साथ लेके किए हैं। हाँ चलो ठीक, वो भी ठीक है क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कम है। तो 1 एक्सचेंज, देन सेकंड एक्सचेंज, देन थर्ड एक्सचेंज, देन 4 एक्सचेंज, देन 5 एक्सचेंज, ठीक है, देन 6 एक्सचेंज, 7 एक्सचेंज, 8 एक्सचेंज, 9 एक्सचेंज, देन 10, 11, 12, 13 और ये 14, 13, 14 और लास्ट में 15। तो टोटल काउंट कर देना 15 आ जाएगा। तो टोटल जो एक्सचेंज होगा, टोटल एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे जो होता है दैट इज इक्वल टू -15, ठीक है, -15 एनर्जी। तो जो ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो टोटल एक्सचेंज बढ़ जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ऐसा है कि हर जगह ये होता, इसमें भी एक्सचेंज चल जाता, तो ये भी जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हर जगह हो सकता था। अगर ये प्रिंसिपल हम लेते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रहा है, तो यहां से भी तो हो सकता था, तब भी एक्सचेंज बढ़ जाएगा, यहां से भी, यहां से आ जाएगा तब भी एक्सचेंज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए केवल एक रीजन नहीं है, हाँ एक रीजन बोल सकते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रहा है, राइट। तो इसीलिए दूसरा रीजन भी देते हैं, जैसे अभी देखा था ना कि पाउली एक्सक्लूजन और हुन्स रूल मिलकर कंफ्यूजन डिसाइड कर रहा था। इसी वजह से अकेला एक्सचेंज एनर्जी नहीं बताता है, क्योंकि अगर मैंने ये केवल बोल दिया और छोड़ दिया तो आप बोल सकते हो कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी तो एक्साइट कर सकता है, तब भी तो एक्सचेंज बढ़ जाएगा, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा रीजन, पहले ये लिख देंगे। तो ये करने के बाद ये ऐसे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देयर इज हियर इंक्रीज इन एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, हियर मोर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। बस ये पहले ड्रॉ कर दो, हेंस मोर स्टेबल। पहले ये लिख दो जल्दी से सब लोग, एक्सचेंज एनर्जी का रीजन जल्दी से लिख दीजिए कि क्यों स्टेबल है। तो पहला है एक्सचेंज एनर्जी, और 2 लाइन यहां लिख देंगे, क्या होगा यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे कुछ लाइन लिख देंगे कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिमिलर स्पिन, द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिमिलर स्पिन कैन एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज देयर पोजीशन and energy released due to exchange known as exchange energy, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और इस पॉइंट को एक लाइन में लिख दीजिएगा ताकि बाद में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। और लास्ट में लिख देंगे स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेस। तो कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन एक्सचेंज एनर्जी। जैसे जैसे एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। Stability of configuration increases with increase in exchange energy. जैसे जैसे configuration बढ़ाते ये stability of configuration increases with increase in exchange energy. So due to exchange, so वो वाला line थोड़ा सा problem है। Exchange
नोन एज मैं ऐसे लिखूंगा, हाँ सर, ओके सर। ठीक है, नोन एज मैं ऐसे लिखूंगा, नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। सर हाँ बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद क्या है? इंक्रीजेस मैं ऐसे लिखूंगा, एरो को ऊपर कर दूंगा तो मतलब इंक्रीजेस, डिक्रीजेस को मैं एरो डाउन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं कुछ नोटेशन यूज करूंगा, आप भी करो तब ना हाँ सर ठीक है। जल्दी लिख लोगे। हाँ ये सब सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये सब यूज करोगे ना तो फिर आपका टाइम बहुत सेव होगा, मतलब आप में स्पीड आएगा लिखने का। लिख लिया? हाँ सर हो गई। हाँ Yes, सर हो गया। sir. सबका हो गया ना? हो अब गया इसके सर। बाद गया। ठीक है, सेकंड रीजन लिख लेते हैं। मैं इधर मिटा रहा हूँ उधर नहीं, ठीक है, सेकंड रीजन लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सचेंज आपने देखा एक्सचेंज एनर्जी अकेला नहीं बता सकता है, नहीं तो सब एक्सचेंज करने लगेगा। ठीक है, तो एक दूसरा रीजन बोला गया सिमेट्रिकल नेचर। सेकंड रीजन दीजिएगा, ये मिटा रहा हूँ इस, तो सेकंड सिमेट्रिकल नेचर। ठीक है, वो दोनों मिलकर फाइनली डिसाइड करेगा कि क्रोमियम कॉपर ही एक्सेप्शनल शो करेगा, बाकी कोई नहीं। सिमेट्रिकल नेचर, ठीक है, सिमेट्रिकल नेचर। तो जब भी सिमेट्रिकल नेचर हो जाए, जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने के बाद क्या हो गया 4s1 3d5, तो दोनों हाफ फील्ड मतलब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो मतलब अगर बोले कि मतलब कंप्लीट अगर हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड अगर ये रहे, राइट ना, हाफ फील्ड का मतलब है कि अगर ये आ जाए बोले तो 4s1 और 3d5, ठीक है, 4s1 ऐसे लिख देंगे और 3d5 ऐसे लिख देंगे, राइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। और ये अनदर पॉइंट होगा हाफ फील्ड के बाद अगर फुल फील्ड, मतलब हाफ फील्ड फुल फील्ड और फुल फील्ड जो होता है, राइट, फुल फील्ड मतलब 4s1 और 3d10, तो 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन और 3d10 में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। These are more symmetrical structure, these are more symmetrical, क्योंकि हाफ फील्ड है, more symmetrical, these are more symmetrical structure, symmetrical configuration, then either 4s2 3d4 or 4s2 3d10, hence ये जो होगा, hence it is more stable, hence this configuration is more stable, hence more stable configuration, ठीक है, इसीलिए एक्साइट कर रहा है, क्योंकि अगर एक्साइट करता है तो सिमेट्रिकल ज्यादा आ जाएगा, सिमेट्री आ जाएगा। इसके पहला वाला जो था स्कैंडियम वो एक्साइट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो एक्सचेंज भी करता है तो सिमेट्री नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि क्या होगा तो 3d2 4s2 4s1 उसमें सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए वो एक्साइट करके भी अपनी एनर्जी को वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये एक्साइट किया तो एक तो एक्सचेंज बढ़ेगा और दूसरा सिमेट्रिकल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से ये ज्यादा स्ट्रक्चर। दो रीजन बोलते हैं, सिमेट्रिकल नेचर और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। तो इन दो रीजन की वजह से आपका जो होगा ये ज्यादा स्टेबल। सर हाँ बोलिए। सर वो फुलफिल नहीं होगा, फुलफिल हाँ वो तो ऑलरेडी स्टेबल, वो तो सिमेट्रिकल है ही, बिल्कुल फुलफिल्ड भी है, हाँ वो भी है। हम इसकी बात करें वो तो स्टेबल है, वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब सबसे कम स्टेबल हाफ फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड फुलफिल्ड, उसके बाद फुलफिल्ड, आप ऐसे बोल सकते हैं। और उसके उस सबसे कम जो जनरल केस है, तो सिमेट्रिक अदर भी ज्यादा एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन उसमें सिमेट्री नहीं आएगा, उसमें सिमेट्रिकल नेचर नहीं हो पाएगा, इस वजह से।
ठीक है, तो these are two reasons for exceptional behavior, exceptional configuration of chromium and copper. सर सबसे स्टेबल फुल फिल होता है, Fulfilled, most stable, yes. हाफ फिल fulfilled, उसके बाद fulfilled, half filled और सबसे कम half filled, उन स्टेबल वाले में। उन स्टेबल वाले में ये ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे जो आपने लिखा हियर more symmetrical configuration than 4:3D4 and 4:3D सर 9 होगा। तो हाँ 4:3 3D9, यस 4:3 3D9, ठीक है। हाँ 4:3 3D9, तभी 4:1 3:10 हुआ। 4:3 3D9, हाँ वेरी गुड, यहाँ थोड़ा सा 4:3 3D9, ठीक है। राइट, इतना लिख लिया सबने? हाँ सर हो गई। ठीक है, सर तो मैं आपको एक डीपीपी अभी दूंगा, उसको सॉल्व करके देखना। उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से होंगे। सपोज हमने किया ना, जैसे आपने लिखा कि सर ये होता है, मतलब सपोज कॉपर का ही लिखते हैं, कॉपर का लिखते हैं, राइट। कॉपर का क्या लिखा था आपने कि आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन और फिर 3D10 और 4s1, या 4s1 के बाद 3D10 भरा था, ठीक है। मतलब पहले कौन सा भरता है 4s, उसके बाद 3D भरता है, ये बोला जा रहा है। या फिर जिंक ले लेते हैं, सबसे बेस्ट वही रहेगा जिंक। तो आपने क्या बोला कि 4s2 है और 3D10 है। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा 4s में, उसके बाद 3D में। इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये अपना ऑर्बिट है 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4 पे 4s2 ऐसे है, और n इज इक्वल टू 3 पे 3D10, ठीक है। तो 3D10 जो भी भर रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दे दिया। पहले भरा कौन सा, पहले जो फीलिंग होगी n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s की, पहले बच्चों 4s भरेगा, उसके बाद 3D भरेगा। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, आउटर में आएगा, और तब इनर में जाएगा 3D में। लेकिन अगर तुमको बोले कि जिंक का तो कर दिया, बताओ जिंक 2+ का क्या होगा। जिंक 2+ का मतलब है रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, बताओ कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा कि 3D से निकलेगा। जी फोर सर। है और एस से निकलेगा। हाँ यही बस देखना है कि जो फीलिंग होती है वो n+l के अकॉर्डिंग फीलिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे तो n+l के अकॉर्डिंग भरेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आउट की बात आएगी तो हमेशा पहले आउटर से निकलेगा और तब इनर से निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तभी केवल n+l देखेंगे, निकालते समय n+l नहीं देखना है। जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तब n+l नहीं दिखना है। जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रही होंगी तो हमेशा बाहर वाले से पहले निकलेगा और उसके बाद अंदर से निकलेगा। मतलब जिंक 2+ का अगर दिखना रहे तो आप कैसे लिखेंगे, आर्गन और तब लिखेंगे 4s0 और तब 3D10, राइट राइट ना। तो अगर ये कंडीशन रहे तब, उसी तरह से अगर आपको आ जाए कि बच्चों अगर आपको लिखना टाइटेनियम 2+ का बताओ क्या होगा, तो टाइटेनियम का दूसरा दिख रहा है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम क्या होता है, आर्गन और 4s2 या 3D2, राइट ऐसे होता है। अब 2+ करना है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से निकालेगी, आउटर से। आउटर बोले तो 4 और 3 में बाहर कौन है 4, तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब 3D से निकालेंगे। मतलब कैसा हो जाएगा, आर्गन और 4s0 3D2। अगर टाइटेनियम 3+ बोलते सपोज, तब पहले 4s से निकल जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो 4s0 और तब 3D1।
मतलब S से पहले निकलेगा, अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तब 3D से निकालेंगे आप, ऐसे नहीं। तो इस तरह से कुछ आयंस का आपको यूज करेगा होमवर्क वाले डेटा में, कि अगर आयंस का निकालना रहे तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है कि पहले आउटर से निकालेंगे तब इनर से निकालेंगे, ठीक है, आउटर से निकालने के बाद इनर निकालेंगे, उसके पहले नहीं, राइट। अब पीरियोडिक टेबल तो सबको याद ही होगा, एक मिनट थोड़ी देर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का बस थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा आपका। मुझे जब नेक्स्ट क्लास लगेगी आपकी तो बहुत स्टूडेंट को याद ही रहता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट को याद नहीं है वो एस और पी कम से कम याद कर लेना, ठीक है। डी एफ बाद में अपने आप दूसरा ट्रिक से उसको याद कराएंगे। एटलीस्ट आपको नेक्स्ट क्लास में एस और पी पूरा याद रखना चाहिए। 1 2 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये जो होगा वो यहाँ है, ये वाला, ठीक है। जिन बच्चों को याद है एसपी पूरा याद होना चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ पे कौन है, हीलियम, यहाँ पे क्या है, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद कौन सा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसका हाइड्रोजन, लिथियम, फिर क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। सबको दिख रहा है ना, ठीक है। ये बताओ तो ये क्या है, पूरा बताना, इसका नाम क्या है, स्ट्रोंशियम। ध्यान से सुनना, स्ट्रोंशियम, ये पूरा बोलना है। ये वाला रुबिडियम, रुबिडियम, इंडियम, इंडियम, जर्मेनियम, जर्मनियम, पैलेडियम, लीड, लेड, टेलुरियम, हाँ ये क्या है, हीलियम, ये थैलियम, दो कंफ्यूजिंग, एल टी, ये है थैलियम, ये है टेलुरियम, इसे पूरा बोलना, थैलियम, टेलुरियम। एस बी कोई क्लू नहीं, एंटीमनी, इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी, एंटीमनी, ये क्या है, स्टैटिन, क्या बोलेंगे, एस्टेटिन, ये क्या, हाँ ये क्या है, पोलोनियम, पूरा ये क्या है, गैलियम, गैलियम, ये आपको पूरा ध्यान रहना चाहिए। मतलब आप प्रोनाउंस में जब पूछूंगा तो आपको पूरा प्रोनाउंस करना है, ठीक है। न्यूमोनिक्स दिमाग में रखना है, आपको प्रोनाउंस करना है। न्यूमोनिक्स सबको पता ही होगा, मतलब फिर भी मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। इसका न्यूमोनिक्स इस ग्रुप का है, हेलिना की रब से फरियाद, इस तरह का। हेलिना एक लड़की है जिसका गॉड से फरियाद कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसका न्यूमोनिक्स जो होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, इस तरह का है। ये तो मैंने स्टूडेंट से पूछ के किया था, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था इसको अपने से बनाया था। उसमें जब बाद में पढ़ाते समय पता चला कि ये सब न्यूमोनिक्स पॉपुलर है। मैंने जो बनाया था मैं वो भी बोलूंगा, और जो पॉपुलर है वो भी बताऊंगा। मैंने जो याद किया था, एक मेरा फ्रेंड था बिमल, उसके नाम पे याद किया था कि बिमल का सर बड़ा, मतलब वो बहुत बड़ा अभी साइंटिस्ट है, मतलब उसका सही में उस समय पढ़ता बहुत था, तो उसको मैंने उस पर सेट कर दिया था, उसका सर पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गया, उसी पे नाम दिया। तो बीमक का सर बड़ा। आपको जो पसंद हो वो करिएगा, क्योंकि मुझे पूरा प्रोनाउंसिएशन चाहिए। इट इज स्ट्रोंशियम, देन बैरियम, देन रेडियम, देन मैग्नीशियम, ऐसे, ठीक है। इसको जो इसका न्यूमोनिक्स है वो है बाल गंगाधर, वो जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, क्रांतिकारी, उनके नाम पे बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, राइट। फिर इसका जो न्यूमोनिक्स था, मैंने स्टूडेंट्स जो पूछा था, उसने बोला था कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, कोई बोला था कहो शिवजी, कहो शिवजी शंकर पार्वती, कुछ इस तरह का है। कैसे भी करके याद रखिएगा। मैंने जो बनाया था, मैंने कुछ नहीं कहा था, 2 लीटर को ऊपर और 2 लीटर को बाद में, काशी जी सन पीवी हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 लेड। फिर इसका जो स्टूडेंट बोला था मुझे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसे करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है
कि नाना पाटेकर कहाँ गया, ऐश्वर्या कहाँ गया, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप जब सारे एलिमेंट को देखेंगे ना, बस थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन है। जैसे आपने देखा ना टीएल टी गए काम से, तो एकदम एग्जैक्ट रखना कि कौन सा कहाँ आ रहा है। तो मैंने जो बनाया था दो को एक साथ, नापी असब्बी, इस तरह का। एक ने स्टूडेंट ने बोला था ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग। देखो सहवाग सचिन कहाँ, अगर इधर उधर थोड़ा भी हुआ तो तेंदुलकर पोंटिंग से मिल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से। हमने जो बनाया था ओ से टीपो, एकदम डायरेक्ट फ्रेम था, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, वो तो सबको याद रहता है, वो वाला लास्ट क्लास सबको याद रहता है। तो जो भी स्टूडेंट को नहीं याद है, बहुत मतलब 90% स्टूडेंट को याद ही होगा, डी भी याद रहता है, एफ भी याद रहता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी स्टूडेंट को नहीं याद है, कम से कम एस और पी मुझे नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ठीक है। मैं पूछूंगा दूसरे तरीके से, राइट। और पूरा न्यूमोनिक्स कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि न्यूमोनिक्स बोलने का मतलब है आप गधा स्टूडेंट है, क्योंकि आपकी आदत लग जाएगी तो आप कहीं भी न्यूमोनिक्स बोलने लगते हैं इंटरव्यू वगैरह में, वो समझ जाएगा गधा, ये ऐसे ही याद किए हुए। आपको मन में न्यूमोनिक्स बोलना है हमेशा किसी भी चीज का, और उसको यहाँ इंप्लीमेंट करना है पूरा बोल के वर्ड में। तो कम से कम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये आपको ध्यान रखना है। और डीपीपी, अभी मैं एक डीपीपी सेंड करूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर भी रहेगा, मैच करिएगा। जो भी डाउट्स होगा वो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज का इतना, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you.